हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा है और आज मैं आप लोगों के बीच में आधुनिक भारत मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये टॉपिक एक अपने आप में एक टॉपिक नहीं बल्कि कई सारे टॉपिक को कनेक्ट करके मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। ओके बच्चों, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक अपने आप में कई सारे टॉपिक को समाये हुए हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में साम्राज्य की स्थापना की गई, साम्राज्य का विस्तार किया गया और उस साम्राज्य की स्थिरता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा किन किन प्रकार की नीतियों का पालन किया गया। और बच्चों, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पूरा का कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसकी स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा किन किन माध्यमों का प्रयोग किया गया। तो बच्चों, इस ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा दो माध्यम का प्रयोग किया गया। टू वे थे। एक माध्यम था युद्ध मींस वार, दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार की कुछ प्रमुख नीतियां जिनके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और उसकी स्थिरता को प्रदान किया गया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे युद्ध। देखिएगा बच्चों, ये टॉपिक इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहासकारों विद्वानों में इस बात को लेकर के विवाद था कि ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये भारत में साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ये प्लान था या एक अचानक एक घटना थी। लेकिन वर्तमान में इस बात को सिद्ध किया जा चुका है कि ये आकस्मिक घटना नहीं, अचानक नहीं, बल्कि एक पूरा एक प्लान था। तो उसी प्लान को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि प्लान किस तरीके से है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से युद्ध हैं, वॉर हैं, जिनके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य की स्थापना करी। और युद्ध भी बच्चों ध्यान रखिएगा, भारत में दो प्रकार की शक्तियां थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार को चुनौती प्रस्तुत कर रही थी और ब्रिटिश कंपनी ने इन शक्तियों को एक एक करके पराजित किया और उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन यूरोपीय कंपनियों की। किनकी बात करेंगे हम लोग? सबसे बात करेंगे उन यूरोपीय कंपनी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी उन कंपनियों को पराजित करना सबसे पहले आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि भारत में अन्य शक्तियों से लड़ने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आई थी, लेकिन व्यापार के साथ साथ उनका भी एक सपना था कि भारत में साम्राज्य की स्थापना करें। जैसे कि इससे पूर्व पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास भी किया था और कुछ हद तक ये माना भी जाता है कि उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले उन शक्तियों को पराजित करना आवश्यक था जो कि यूरोप से संबंधित थे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक एक करके उन सभी कंपनियों को पराजित किया, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो, चाहे वो दबाव की रणनीति से हो। तो बच्चों, सबसे पहले जो कंपनी है जिसको पराजित किया वो थी पुर्तगाली। ये जो पुर्तगाली कंपनी थी इसको 1612 में ये जो स्वाली का ये युद्ध हुआ था, इस स्वाली का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कैप्टन पैराडाइज के द्वारा पुर्तगाली सेना को पराजित किया गया था और उसके बाद कई संधियों
और दबाव के माध्यम से पुर्तगाली कंपनी का जो दबदबा था भारत में, जो राजनीतिक संप्रभुता थी, उसको समाप्त किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यानी कि पुर्तगाली कंपनी को किस युद्ध के माध्यम से समाप्त किया गया भारत में? वो है स्वालिक युद्ध। समाप्त का सेंस ये नहीं है कि पूरी तरीके से समाप्त हो गया, समाप्त का सेंस ये है कि अब पुर्तगाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने के रूप में प्रस्तुत नहीं है। ठीक। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपनी बच्चों, उस कंपनी का नाम है डच। डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कुछ आसपास ही होता है। पहले डच कंपनी भारत में आती है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। लेकिन इस डच कंपनी का जो राजनीतिक संप्रभुता है या राजनीतिक शक्ति की जो इसकी इच्छा थी, वो समाप्त कर दी जाती है 1759 के वेदरा के युद्ध में। किस युद्ध में? वेदरा का ये जो युद्ध होता है, ये कहां पर है बच्चों? ये बंगाल में है। और इस वेदरा के युद्ध को चिनसुरा का युद्ध भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में डच कंपनी की सहायता उस समय का जो बंगाल का नवाब था मीर जाफर, उसके द्वारा उनका सहायता या सहयोग किया गया था। और इसी युद्ध के बाद ही बंगाल में उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाने का प्रयास किया जाता है, बल्कि नवाब बना दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। लेकिन हम लोग अपने मुद्दे पे वापस आते हैं कि डच कंपनी को या डच कंपनी की जो राजनीतिक संप्रभुता की जो इच्छा थी, वो समाप्त कब हो जाती है? समाप्त हो जाती है 1759 के वेदरा के युद्ध के बाद। और इस वेदरा के युद्ध को चिनसुरा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। अब एक चीज और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बच्चों, जिन जिन कंपनियों की मैं राजनीतिक संप्रभुता की समाप्ति की बात कर रहा हूं या राजनीतिक साम्राज्य की स्थापना की बात कर रहा हूं, वो कंपनियां भारत में व्यापार तब भी कर रही थी, लेकिन अब वो कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक रूप से कोई भी चुनौती प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। पुर्तगाली व्यापार करते रहे थे, डच भी व्यापार करते रहेंगे, आगे आने जिन जिन कंपनियों की मैं बात करने जा रहा हूं वो भी व्यापार करती रहेंगी, लेकिन अब उनमें से कोई भी यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती प्रस्तुत नहीं करेगी। चलिए, तीसरी जो कंपनी तो जो भारत में आई थी वो थी डेन, 1616 में। इसको इन्होंने पराजित किया। इसका वैसे आगमन का क्रम चौथा है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज के बाद चौथा क्रम इस डेन का है। लेकिन डेन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई प्रसिद्ध युद्ध नहीं हुआ है, बल्कि डेन कंपनी ने अपनी जितनी भी भारत में फैक्ट्रियां थी उन सभी को उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया, चाहे वो दबाव की रणनीति हो या उनके मुनाफा की स्थिति हो। तो डेन कंपनी अपनी इन कंपनियों को बेच करके चली गई। किसको बेच दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, अब आते हैं उस कंपनी पे जो कंपनी सबसे बड़ी शत्रु थी या सबसे बड़ा कंपटीशन प्रोवाइड करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम बात करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रांसीसियों की। देखिए, ये फ्रांसीसी कंपनी के साथ बच्चों ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो युद्ध हुआ था वो प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है कर्नाटक युद्ध। और बच्चों, ये जो कर्नाटक का युद्ध है, ये कुल मिलाकर के 3 युद्ध हुए थे। आरंभ होता है 1745 से लेकर के 1763 तक ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 3 युद्ध हुए थे। और फाइनली तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद भारत से फ्रांसीसी कंपनी की जो राजनीतिक शक्ति स्थापित करने की इच्छा थी वो समाप्त हो जाती है। और आगे भविष्य में कभी भी फ्रांसीसी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पाई। फिर से आप रिपीट करूंगा कि फ्रांसीसी कंपनी राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई है, लेकिन उसका जो व्यापारिक है, जो व्यापार है, वो अभी भी भारत के साथ चल रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि यहां पर राजनीतिक संप्रभुता यूरोपियों में सिर्फ मेरी ही स्थापित होगी। यानी कि युद्ध के बाद ये युद्ध समाप्त होता है 1763 की
ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि के साथ ये तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। और अब इस संधि में एक प्रावधान ये था कि अब भारत में फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी? किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं की जाएगी। और एक चीज और याद रखिएगा, इन ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ था 1760 में। यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। क्योंकि कभी कभी यूपीएससी या यूपीपीसी आरएस में पूछा भी जा सकता है कि वो कौन सा युद्ध है जिस युद्ध को अंतिम युद्ध माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में। वो है 1760 का वांडीवास का युद्ध। क्लियर? लेकिन संधि कौन सी है? फाइनली कब इनकी शक्ति समाप्त होती है? वो समाप्त होती है 1763 यानी कि 1763 में पेरिस की संधि से। क्लियर? तो बच्चों ये आपके सामने वो यूरोपीय कंपनियां हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती प्रस्तुत करते थे और जिनको पराजित करना अति आवश्यक था, क्योंकि भारतीय शक्ति से उसके बाद ही निपटा जाएगा, ये इनकी प्लानिंग थी। क्योंकि इनको पता था कि जब तक यूरोपीय कंपनियां भारत में सामने चुनौती प्रस्तुत करती रहेंगे, तब तक जो भारतीय शक्तियां हैं वो इन शक्तियों के साथ तालमेल बिठाती रहेंगी, संबंध बनाती रहेंगी। जैसे कि आगे देखिएगा, भले ही फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक शक्ति कम हो गई है, लेकिन मैसूर का जो शासक है टीपू सुल्तान, उसने फ्रांसीसी कंपनी के साथ संबंध स्थापित कर रखे थे, क्योंकि टीपू सुल्तान को इस बात का अंदाजा था, आइडिया भी था कि ब्रिटिश कंपनी को कौन चुनौती प्रस्तुत कर सकता है, वो है फ्रांसीसी कंपनी। भले ही फ्रांसीसी कंपनी कभी फ्रंट में नहीं आई, बैकएंड से हमेशा टीपू सुल्तान को सपोर्ट करती रहती थी, यानी कि अभी भी फ्रांसीसी कंपनी कुछ हद तक चुनौती प्रस्तुत कर रही थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना अच्छा प्लान किया था कि भारतीय शक्तियों के साथ बाद में निपटा जाएगा, उनसे तो सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार की बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने यूरोप की जो अन्य कंपनियां थे, जो उनके पड़ोसी थे, जो भारत में व्यापार या राजनीतिक संप्रभुता या साम्राज्य विस्तार की इच्छा से भारत में आए थे, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि उनकी इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर, जैसे इंडोनेशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, जिस किसी यूरोपीय देश को, साम्राज्यवादी देश को जैसे ही मौका मिला है, उसने वहां पर अपने साम्राज्य की स्थापना की है, अपना उपनिवेश उस देश को बनाया है। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छा प्लान किया। आप ये कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया। पहले एक एक करके इन सभी यूरोपीय देशों को भारत से बाहर नहीं किया, लेकिन भारत से उनकी जो राजनीतिक संप्रभुता की जो इच्छा थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। व्यापार वो अभी भी कर रहे हैं, व्यापार करते रहेंगे, व्यापार में कोई मनाही नहीं है, लेकिन साम्राज्य की आपकी जो इच्छा है उसको समाप्त कर दिया गया। तो बच्चों ये युद्ध की नीति है। सबसे पहले किसके खिलाफ की गई? यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ की गई। हमने चारों यूरोपीय कंपनियों की बात की, जिसमें डेन के साथ कोई प्रसिद्ध युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन दबाव की रणनीति से उन्होंने सभी डेन जो फैक्ट्रियां थी भारत में, उनको अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया। आप कह सकते हैं साम्राज्य में मर्ज कर लिया, ठीक है, विलय कर लिया, मिला लिया। ये हो गया यूरोपीय कंपनियां। लेकिन अभी भी युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शक्तियों से भी करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कितने प्रकार की शक्तियां थी? 2 प्रकार की शक्तियां थी भारत में, एक थी यूरोपीय, दूसरा भारतीय शक्तियां। इस समय तक जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन लगभग आरंभ हो चुका था। मुगल साम्राज्य का पतन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आरंभ हो जाता है। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत या मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ कुछ नई भारतीय शक्तियों का उद्भव हुआ था और उन सभी शक्तियों को पराजित करना अति आवश्यक था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो अब हम उन भारतीय शक्तियों की बात करेंगे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित किया या उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के क्रम में। तो चलिए बच्चों बात करते हैं उन भारतीय शक्तियों को जिनको युद्ध के माध्यम से
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित किया। तो ये है भारतीय शक्तियां या भारतीय राज्य जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजित किया गया था। तो हम लोग बच्चों एक एक करके बात करेंगे वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनको पराजित किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिसके आधार पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, विस्तार किया, सुदृढ़ीकरण किया। वो सबसे पहला शक्ति या पहली शक्ति है बंगाल। क्योंकि देखिए बंगाल से संबंधित एक प्रसिद्ध कथन भी कहा जाता है इतिहास में कि जिस भारत के साम्राज्य की कुंजी या चाबी या की डुप्ले दक्षिण भारत में खोज रहा था, उसी चाबी या कुंजी को कॉर्नवालिस ने बंगाल में खोज लिया। मींस डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर है उसकी इच्छा है भारत में साम्राज्य स्थापित करने की, तो वो उस खजाने को, उस चाबी को भारत के साम्राज्य की कहां खोज रहा है? दक्षिण भारत में। लेकिन उसी चाबी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में खोज लिया। यानी कि बंगाल को जीतने के बाद या उस पर वर्चस्व स्थापित करने के बाद जो धन की प्राप्ति हुई, उस धन के द्वारा उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत को जीता, लेकिन पूरे भारत में साम्राज्य स्थापना का क्रम आरंभ हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की। तो बंगाल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अभी बच्चों ध्यान रखिएगा हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बंगाल में किस प्रकार साम्राज्य की स्थापना की गई या वर्चस्व स्थापित किया गया, डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको कई सारे टॉपिक को एक साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे प्लासी युद्ध की क्या कारण है, बक्सर के युद्ध की क्या कारण है, वो अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैं उन युद्धों की या उन नीतियों की बात कर रहा हूं जिन नीतियों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की है। क्लियर? तो चलिए, ये जो बंगाल के ऊपर जो स्थापित हुआ है वो कौन कौन से युद्ध है? एक है 1757 का प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध। देखिए इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और इस समय इस बंगाल का जो नवाब है उसका नाम है सिराजुद्दौला। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित किया गया, लेकिन इतिहास में कहा जाता है कि ये प्लासी का जो युद्ध था वो युद्ध नहीं, एक प्रकार का षड्यंत्र था, एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थी। इसको युद्ध की संज्ञा नहीं दी जाती, लेकिन ब्रिटेन अपने लिए इसको युद्ध बताता है, लेकिन इतिहासकारों ने कहा है कि यह युद्ध नहीं बल्कि षड्यंत्र था। क्योंकि सिराजुद्दौला के जो कई अधिकारी थे, उन अधिकारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव जो अधिकारी है उसने रिश्वत देकर अपनी साइड में मिला लिया था। जैसे कि सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति है, मेन जो व्यक्ति है मीर जाफर, उसको अपनी तरफ मिला लेता है बंगाल के नवाब के पद का लालच देकर। ठीक है, तो बंगाल के ऊपर आरंभ कब हुआ वर्चस्व स्थापित करना? प्लासी के युद्ध से। कब हुआ है? 1757 में। किसको पराजित किया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। अगली बात करेंगे, अगला युद्ध कौन सा है? 1764 में एक युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में एक संगठन बना था। किस किस का संगठन बना है? बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम। ओके बच्चों। दूसरा, उस समय का जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसका। और तीसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों का ये जो संगठन था, जो अलायंस था, इन तीनों के संगठन या त्रिकोण को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बक्सर के युद्ध में पराजित किया गया। और इस युद्ध के बाद बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो ये था बंगाल, जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। और ये जो तीनों हैं, इन तीनों का जो अलायंस था, इसको पराजित किया गया बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है, उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि।
क्या नाम है? संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। इस संधि को अगस्त 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसी इलाहाबाद की संधि से बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो चलिए, हमने बंगाल को देख लिया और यही आधार है बंगाल, जिसके आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य की स्थापना के क्रम को आगे बढ़ाया। चलिए, अगला जो प्रमुख एक शक्ति है वो है अवध। देखिए बच्चों, अवध के साथ सीधा युद्ध नहीं हुआ। अवध के साथ जो युद्ध हुआ है शुजाउद्दौला के साथ, वो है बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसी इलाहाबाद की संधि से ही अवध के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और ये भी कह सकते हैं एक तरह से अवध को इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लिए बफर क्षेत्र में परिवर्तित किया, या आप कह सकते हैं इसको इतिहास में दुधारू गाय कहा जाता है। एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया या भारतीय शक्ति वो कौन सी थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का दुधारू गाय कहा जाता है, तो वह अवध। तो अवध के साथ सीधा युद्ध नहीं हुआ, अवध के साथ जो शुजाउद्दौला उसका युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, और इलाहाबाद की संधि से अवध के ऊपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और ये बफर जोन बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अगली जो अन्य शक्तियां हैं, एक है हैदराबाद, दूसरी है कर्नाटक। ये एक दोनों से जो जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जो हैदराबाद का क्षेत्र है वो मुगल प्रांत में आता था और कर्नाटक उसके अधीन होता था। इन दोनों क्षेत्रों या इन दोनों शक्तियों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व स्थापित हुआ था वो स्थापित हुआ था कर्नाटक युद्ध के दौरान। ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में, इसी युद्ध के दौरान ही हैदराबाद और कर्नाटक के ऊपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। या आप कह सकते हैं ये दोनों, ये जो राज्य हैं, जो शक्तियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गई थी। इनके क्षेत्र में, इनके अधिकारों में या इनके राज्य में इनका हस्तक्षेप बढ़ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अभी हम लोगों ने 4 शक्तियों की बात कर ली, बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक, और इन चारों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब आगे अन्य शक्तियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अन्य शक्तियों में जो प्रमुख मानी जाती है वो है मराठा। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मुगल साम्राज्य का पतन जिस तरीके से हो रहा था, उस तरीके से मुगल साम्राज्य को रिप्लेस करने की शक्ति सिर्फ एक ही शक्ति में थी, वो थी मराठा। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मराठाओं की शक्ति पराजित होती है। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा अफगान और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बारे में इतिहास में कहा जाता है कि अब इस युद्ध के बाद यह सिद्ध हो चुका था कि मुगलों के बाद भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ था कि कौन साम्राज्य की स्थापना करेगा, क्योंकि ये अभी भविष्य में होने वाला था। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि मराठा, तो ये तय हो चुका था। इतिहासकारों ने लिखा कि ये तय हो चुका था, ये सिद्ध हो चुका था कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब मराठा मुगलों को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये कहा जाता है ना कि एक बड़े साम्राज्य के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना होती है, तो मराठाओं की शक्ति अब नहीं बची थी पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। क्लियर? लेकिन ये जरूर कहा जाता है बक्सर के युद्ध के बाद अब ये सिद्ध हो चुका था कि मुगलों को रिप्लेस ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश करेंगे। ये इतिहासकारों ने कहा है, वो क्रम स्टार्ट हो चुका है। ये जो मराठा है, मराठा की शक्ति, अब देखिए मराठाओं को पराजित करने के लिए अति आवश्यक इसलिए था क्योंकि मुगलों के बाद मैंने आपको अभी बताया
कि ये प्रमुख शक्ति थी जिसको पराजित करना जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है और मराठाओं का जो वर्चस्व था वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में था। इधर तो जितने जो बंदरगाह इधर गुजरात, बंबई वगैरह, यहां पर इनका वर्चस्व स्थापित करना है और व्यापार करना है, और व्यापार करने के लिए किसको पराजित करना आवश्यक था? मराठा। तो मराठाओं को पराजित करने के लिए कुल 3 युद्ध हुए हैं, जिसको इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। ये कुल मिलाकर के कितने हुए हैं? 3। और कब से कब तक? 1775 यानी कि 1775 से लेकर के 1818 तक ये 3 युद्ध हुए। और सन 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 में आरंभ हुआ था, 1818 में समाप्त हो जाता है। और 1818 में तृतीय मराठा युद्ध के बाद भारत में, या कह सकते हैं दक्षिण भारत में, मराठाओं की शक्ति समाप्त हो चुकी थी या कम हो चुकी थी, या आप कह सकते हैं मराठा अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। तो यानी कि मराठा शक्ति का वर्चस्व किससे समाप्त हुआ है? 3 आंग्ल मराठा युद्धों से समाप्त हुआ है। कब आरंभ हुआ है? 1775 से आरंभ हुआ है, 1818 में समाप्त हुए, और 1818 के बाद मराठाओं की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और मराठा अंग्रेजों के अधीन चले जाते हैं। अगली शक्ति की जो बात करेंगे वो शक्ति है आपका मैसूर। मैसूर के साथ युद्ध जो हुए हैं उनको इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। एंग्लो मैसूर युद्ध, ये कुल मिलाकर के 4 हुए थे, और इन चारों युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना हुआ था मैसूर के 2 प्रमुख शासक हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से आरंभ होकर के 1799 तक ये युद्ध चले थे। ऐसा नहीं है कि लगातार है, बीच में गैप है, क्योंकि अभी हम लोग डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो एक एक युद्ध की अलग अलग चर्चा करेंगे, एक एक युद्ध के कारणों की बात करेंगे, एक एक युद्ध के परिणामों की बात करेंगे। अभी चूंकि हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार किन किन युद्धों के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो युद्ध आरंभ कब हुआ है? 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हुआ, और चतुर्थ आंग्ल या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। और 1799 के युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए। और इसी युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर भी, या मैसूर की शक्ति समाप्त हो जाती है और मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, लगभग बहुत बड़े क्षेत्र को। क्या आप कह सकते हैं मैसूर का जो भाग है वो किसके नियंत्रण में आ जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिसको इतिहास में प्रमुख साम्राज्यवादी के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा साम्राज्यवादी वाइसराय या गवर्नर जनरल था। सॉरी, वाइसराय भी नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल कहेंगे, क्योंकि वाइसराय कहा जाता है 1858 के बाद। एक अंतर आपको भी बताता हूं, गवर्नर जनरल जो भारत में आए थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था, हेड होता था, उसको कहते थे गवर्नर जनरल। लेकिन 1858 के बाद भारत से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद भारत में ब्रिटिश शासक का शासन आरंभ होता है। और ब्रिटिश शासक का जो प्रतिनिधि था भारत में उसको वायसराय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायसराय कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेंस के कॉन्सेप्ट में इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। 1858 से पहले जो भी प्रमुख है उसको वायसराय कभी मत कहिएगा, उसको कहिए गवर्नर जनरल। 1858 के बाद को आप वायसराय भी कह सकते हैं, गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, लेकिन उचित शब्द होगा वायसराय। वायसराय का मतलब सम्राट का प्रतिनिधि। ठीक है, मैसूर को पराजित किया। मैसूर को पराजित करने के बाद जो अगली सबसे प्रमुख शक्ति मानी जाती थी भारत की, वो थी पंजाब के सिख। पंजाब के सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य भी
दो युद्ध हुए हैं जिनको इतिहास में आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये भी दो हुए हैं, 1845 से लेकर के 1849 के बीच में युद्ध हुए थे। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जो कि लॉर्ड वेलेजली से भी किसी रूप में कम नहीं था साम्राज्य विस्तार के क्रम में। ये तो ऐसा लगता था, इसने कहा भी था कि मैं भारत आया भी इसलिए हूं कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने के लिए कोई नहीं बचेगा। बल्कि इसने यह भी कह दिया था कि अब भारत में मुगलों का कोई शासक नहीं रहेगा बहादुर शाह जफर के बाद। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं करेगा। एकमात्र शक्ति बची थी सिख, तो सिख को भी उसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में बुरी तरीके से पराजित किया और पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, तो ये था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कुल टोटल युद्ध कितने हुए? तो 1845, 1849, 1849 के बाद पंजाब का विलय कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। क्लियर? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और सुदृढ़ीकरण में दो माध्यमों का प्रयोग किया गया। एक माध्यम है युद्ध और दूसरा माध्यम है कुछ प्रमुख नीतियां। तो अभी हमने डिस्कस क्या किया है? अभी हमने डिस्कस किया है वो सारे युद्ध जिन युद्धों को या जिन युद्धों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोपीय शक्तियों और भारतीय शक्तियों को पराजित किया